Hi guys, welcome back on my YouTube channel and today we will discuss about काउपी क्रॉप यानी कि आज हम बात करेंगे लोबिया की फसल के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखो, तो इसके बाद में लोबिया की क्रॉप से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप इजीली उसे सॉल्व कर लोगे। ये क्या है, एक दलहनी फसल है यानी कि एक पल्सिस फसल है, ठीक है। और जितने भी आपको पता होगा कि मैं जो भी वीडियो लेक्चर्स दे रही हूँ आपको सुपरवाइज़र के लिए और जेट या फिर ICR BHU NSL जितने भी अदर एग्रीकल्चर एग्ज़ाम्स हैं जिनके लिए सेम मेथड जो है, सेम सिलेबस जो रहता है, उनके लिए मैंने एक ही वीडियोस कंडक्ट की है और सुपरवाइज़र के लिए भी अलग से मैंने क्लासेस शुरू की हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और शेयर करो। देन करती हैं वीडियो को स्टार्ट। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप वीडियो को देखोगे। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने एक बाजरा की क्लास ली थी जिसमें कि क्या था कि वहाँ पे लिखा हुआ था C3, ठीक है। बाजरा का एक MCQ था हिंदी के अंदर, तो वहाँ पे क्या है वो उसका राइट आंसर है C4। ओके, C4 है उसका राइट आंसर। तो ये क्या है, लोबिया की क्रॉप है। ओके, इस टाइप की होती है लोबिया की। अगर किसी ने नहीं देखी है तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर बाद में बात करते हैं हम काउपी की, यानी कि जिसे हम हिंदी में चौला या फिर लोबिया बोलती हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है यानी कि साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम बात करेंगे अगर इसके साइंटिफिक नेम की, तो इसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, विग्ना अकॉन्टिफोलिया, ठीक है। यानी कि इसका साइंटिफिक नेम क्या है, विग्ना अकॉन्टिफोलिया। इसे मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। और कुल की बात करें यानी कि फैमिली कौन सी है लोबिया की, काउपी की, तो फेबेसी। और एक बात याद रखना, एग्जाम में कई बार है ना फेबेसी की जगह आपको लेग्यूमिनेसी दे दिया जाता है, लगभग तो लेग्यूमिनेसी मिलता है आपको। तो फेबेसी जो है ना वो लेग्यूमिनेसी का दूसरा नाम है। तो लेग्यूमिनेसी मिले चाहे फेबेसी, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही फैमिली के नाम है। फिर बात करते हैं हम ओरिजिन प्लेस की, ओरिजिन प्लेस यानी उत्पत्ति स्थान की, कि इस फसल की उत्पत्ति कहाँ से हुई, सबसे पहले ये कहाँ पे मिली, तो कहाँ पे, अफ्रीका के अंदर, ठीक है, अफ्रीका के अंदर। इसके ये जो काउपी है ना इसमें प्रोटीन कितने परसेंट पाया जाता है, तो कितने परसेंट पाया जाता है, 23% इसमें क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं, 2n = 22, यानी कि इसके क्रोमोजोम नंबर होते हैं 22, ठीक है। इस प्रकार की फलियां लगती हैं इसके अंदर, काउपी के अंदर, ठीक है, इस प्रकार की फलियां लगती हैं। फिर हम बात करेंगे कि राजस्थान के अंदर ये जो अलवर, भरतपुर, जयपुर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, झालावाड़ और झुंझुनू जो डिस्ट्रिक्ट हैं, जो ज़िले हैं ना, वहाँ पे क्या है, जो काउपी है ना, चौला है जो लोबिया, उसकी खेती की जाती है, ठीक है। चौला की खेती किस लिए की जाती है, दाने के लिए और हरी सब्जी के लिए या फिर हरे चारे के लिए इसकी क्या की जाती है, खेती की जाती है, ठीक है। इससे सब्जी भी बनाई जाती है और खाद के लिए, हरी खाद के रूप में भी इसे यूज़ में लेते हैं, और पशुओं के चारे के लिए भी और दाने के लिए भी इसको यूज़ में लेते हैं। इसके लिए भी इसकी यानी कि अलग अलग पर्पज़ है इस क्रॉप को ग्रो करने के, कोई दाने के लिए ग्रो करता है, कोई सब्जी के लिए, कोई हरी खाद के लिए और कोई हरे चारे के लिए। फिर हम बात करेंगे अगर इसकी जलवायु की, यानी इसे कैसी जलवायु चाहिए, कि कैसी जलवायु में ये ग्रोथ करेगी, तो समर और रेनी सीजन यानी जो बरसात का मौसम हो उस टाइम में हमें काउपी को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए, समर और रेनी सीजन के अंदर, ठीक है। तो चौला में सूखा यानी कि ड्राई व नमी सहन करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है। सूखा इलाका हो, अगर सूखी जगह हो तो वो सहन करने की जो क्षमता है वो क्या है, चौला के अंदर अधिक होती है। इसको कितनी वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है, यानी अपने टाइम पीरियड में कितनी वर्षा की आवश्यकता होती है, तो 70 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मीन क्या है, 700 से 1000 mm, ठीक है, 700 से 1000 mm वोटर। mm में बात करेंगे तो 700 से 1000 हो जाएगा, और सेंटीमीटर में बात करेंगे तो 70 से 100 सेंटीमीटर। टेम्परेचर की बात करें यानी इसको कितना तापमान चाहिए, तो 31 से 37 डिग्री सेल्सियस इसको तापमान चाहिए ग्रोथ करने के लिए। फिर हम सॉइल की बात करेंगे कि कैसी सॉइल रिक्वायर्ड है, कैसी सॉइल के अंदर हम इसे ग्रो कर सकते हैं, जो हमारी काउपी या फिर लोबिया की फसल है। तो उसे वेल ड्रेन, सभी क्रॉप्स में आपको एक ही बात बोली जाती है, वेल ड्रेन यानी अच्छी जल निकास वाली, ठीक है। और क्या है, सैंडी सॉइल जो है वो बेस्ट है। सैंडी सॉइल में लगभग सभी क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं। ये क्या है, ये है सोयाबीन जो है उसके बीज हैं, ठीक है, ये सोयाबीन के सीड हैं, सोयाबीन क्रॉप के। और फिर हम बात करेंगे उन्नत किस्मों की, इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी है, RS9, C152, FS68 और RC19, JC5
और FTC 27 और RC 101 और JC 10। ठीक है, ये क्या है, ये वैरायटीज हैं किसकी, काउपी की। और फिर हम बात करेंगे नेक्स्ट बीज दर या फिर बीजोपचार की, यानी कि हम सीड रेट कितनी रखेंगे। सीड रेट मतलब 1 हेक्टेयर में हमें ग्रो करना है सोयाबीन को या फिर कोई भी पर्टिकुलर एरिया है, तो हमें एस्टिमेट लेके ये चलना पड़ेगा, हमें 1 हेक्टेयर एरिया के अंदर हमें ग्रो करना है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ना कि 1 हेक्टेयर में ग्रो करने के लिए हमारे पास कितना बीज होना चाहिए, तब जाके हम 1 हेक्टेयर के अंदर ग्रो कर पाएंगे। ठीक है, इस फसल को हम क्या कर पाएंगे, 1 हेक्टेयर के अंदर ग्रो कर पाएंगे, तो इसे हम बोलते हैं बीज दर या फिर बीजो उपचार। ठीक है, सॉरी, इसे बोलते हैं हम बीज दर, यानी कि 1 हेक्टेयर के लिए कितना सीड चाहिए होता है उसे बोलते हैं बीज दर। बीजो उपचार की बात करें तो बीज को है ना हम बोने से पहले क्या करती हैं, यानी कि केमिकल से क्या करती हैं, उपचारित करती हैं, जिससे कि क्या होता है कि अगर मान लो कि कोई सीड है, ठीक है, जिसमें कोई डिजीज लगी हुई है, कोई इंसेक्ट वगैरह है, तो क्या होगा कि उसे जब हम ट्रीट करेंगे ना तो वो सब चीज़ें क्या है, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा कोई भी इसके अंदर नहीं रहेगा कि जिससे हमें बाद में क्या हो, लॉस देखना पड़े या फिर हमें जिससे बेनिफिट ना हो। ठीक है, लॉस हो जिससे में, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, फसल को उपचारित करते हैं, जिसके लिए थिराम और कैप्टान इनका यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये क्या है, सीड को ट्रीट करने के लिए केमिकल हैं जो यूज़ में लिए जाती हैं। नॉर्मली बात करें कि कितनी सीड रेट रखी जाती है, नॉर्मली कितनी रखी जाती है, 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर क्या है, सीड रेट जो है वो रखी जाती है। यानी कि 15 से 20 केजी अगर हम दाने के लिए, हमें दाना चाहिए उसके लिए हम ग्रो कर रहे हैं, तो 15 से 20 केजी प्रति हेक्टेयर हम सीड रेट रखेंगे। मिक्स क्रॉपिंग के अंदर मान लो कि लोबिया के साथ साथ हम कोई और क्रॉप को भी ग्रो कर रहे हैं, तो 8 से 10 केजी, तो 8 से 10 केजी क्यों, इतना कम क्यों हो जाएगा, बिकॉज दूसरी क्रॉप को भी तो साथ में ग्रो करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए भी स्पेसिंग इसकी थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी, और स्पेसिंग इंक्रीज करेंगे तो इसका मतलब क्या है कि हम सीड रेट भी हमारी कमी लगेगी। ठीक है, और अगर हम फोडर के लिए यानी चारे के पर्पस के लिए हम काउपी को ग्रो कर रहे हैं, तो 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर हमें सीड रेट की नीड होती है। अब इतनी ज़्यादा क्यों है, 25 से 30, बिकॉज चारे के लिए हम ग्रो कर रहे हैं, तो 20 का ये नहीं है कि सीड रेट कितनी यानी कि स्पेसिंग कितनी रहनी चाहिए, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी रहनी चाहिए, ऐसा कोई मैटर नहीं करता। इसके अंदर ये रहता है कि जितने ज़्यादा पास पास में और जितने ज़्यादा प्लांट होंगे ना, हमें उतना ही ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज हमें तो ग्रीन मैटर चाहिए ना पशुओं को डालने के लिए, सीड के लिए थोड़ी ना हम कर रहे हैं ग्रो, हम तो फोडर के पर्पज से कर रहे हैं। ट्रीटमेंट किससे करते हैं, उपचार किससे करती हैं, 3 के यानी कि 3 ग्राम थिराम का यूज़ करेंगे और कैप्टान का यूज़ करेंगे पर केजी सीड के लिए। ठीक है, पर केजी यानी कि 1 किलो सीड अगर हमें क्या करना है, ट्रीट करना है ना, तो 3 ग्राम थायरम का यूज़ करेंगे और 2 ग्राम कैप्टान का यूज़ करेंगे 1 केजी सीड को ट्रीट करने के लिए। और राइजोबियम कल्चर का भी यूज़ करते हैं। राइजोबियम कल्चर का यूज़ क्यों किया जाता है, क्योंकि ये दलहनी फसल है, और दलहनी फसलों का एक मेन फीचर है, आप सबको पता होगा, एक राजमा क्रॉप को छोड़ के इसका मेन फीचर कौन सा है कि ये जो फसल है ये क्या करती है, जो वातावरण से नाइट्रोजन को क्या करती है, अपने रूट सिस्टम के थ्रू जो सॉइल है उसके अंदर क्या करती है, स्टोर कर देती है। ठीक है, नाइट्रोजन को क्या करती है, स्टोर कर देती है, ये इनका फीचर पाया जाता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का फीचर रहता है सभी दलहनी फसलों का। ये राइजोबियम कल्चर ऊपर वाला था। फिर बाद में बात करेंगे बुआई का समय और विधि, यानी कि टाइम ऑफ सोविंग एंड मेथड, यानी कि सोविंग कब कब करनी चाहिए, उसका टाइम क्या है और कौन से मेथड से हम सोविंग करेंगे। ठीक है, तो सोविंग कब की जाती है, जब वर्षा शुरू हो जाती है तब से लेके 30 जुलाई तक। ठीक है, यानी कि जून से जुलाई के बीच में जब भी वर्षा शुरू हो जाती है तो हमें क्या करनी चाहिए, काउपी की बुआई करनी चाहिए या फिर लोबिया की क्या करनी चाहिए, बुआई करनी चाहिए। ठीक है, फिर हम बात करते हैं रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस कितनी रखेंगे। अब ये क्या रहता है, स्पेसिंग क्या रहती है, रो इनटू प्लांट का क्या मैटर है, इसमें मान लो कि ये वाले जो सभी हैं ये क्या है, प्लांट लगे हुए हैं एक ही रो के अंदर, और यहाँ पे भी सभी क्या है, एक रो के अंदर प्लांट लगे हुए हैं। ये पहली रो है हमारी, ये दूसरी रो है, ऐसी बहुत सारी रो होगी फील्ड के अंदर। ठीक है, तो पहली रो और दूसरी रो यानी कि इन दोनों रो के बीच की जो दूरी है वो होती है रो इंटू रो स्पेसिंग, यानी कि कतार से कतार की दूरी।
तो कतार से कतार की दूरी तो हम कितनी रखेंगे, 30 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली जो दूरी है ना ये हम रखेंगे 30 सेंटीमीटर। फिर ये बोल रहा है कि प्लांट से प्लांट की दूरी, यानी कि ये एक प्लांट है हमारा, ये दूसरा प्लांट, इन दोनों प्लांट के बीच की ये जो दूरी आपको दिखाई दे रही है ना इसे बोलते हैं प्लांट से प्लांट की दूरी। तो ये सोयाबीन में कितनी रखते हैं, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ में आया कि रो इंटू प्लांट डिस्टेंस क्या होता है। फिर हम बात करेंगे खाद और उर्वरक की, यानी कि फर्टिलाइजर और मैन्योर हमें कितना कितना अप्लाई करना चाहिए। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर कितना कितना देना चाहिए, नाइट्रोजन देंगे हम 15 से 20 केजी। नाइट्रोजन इतना कम क्यों दिया जाता है, सीरियल्स में तो ज़्यादा देते हैं आप ये बोलोगे, तो क्यों दिया जाता है, बिकॉज ये पल्सेस क्रॉप है, इसमें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का फीचर है, नाइट्रोजन को खुद से फिक्सेशन कर सकती है ये तो इसीलिए इसमें क्या है, नाइट्रोजन कम डोज जो है वो अप्लाई की जाती है, 15 से 20 केजी पर हेक्टेयर ही डाला जाता है। फिर फॉस्फोरस जो है उसका 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर डाला जाता है। ठीक है, 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर फॉस्फोरस डाला जाता है। फिर हम सिंचाई या फिर इरिगेशन की बात करें कि इरिगेशन जो है, सिंचाई जो है वो कब कब करनी चाहिए, तो अगर बारिश ना हो तब क्या करेंगे, 15 से 20 दिन के अंतराल पे, यानी कि 15 से 20 डेज के इंटरवल पे हम इरिगेशन करेंगे। और दो ऐसी क्रिटिकल स्टेज है जब इरिगेशन देना बहुत ही जरूरी है, अगर इन स्टेजेस पे बारिश नहीं हुई ना तो आपको इरिगेशन तो देनी पड़ेगी। अगर आप इन स्टेजेस पे इरिगेशन नहीं करते हो, यानी कि सिंचाई नहीं करते हो काउपी की क्रॉप में, तो आपको जो प्रोडक्शन मिलने वाला था ना उसमें क्या होगा, आपको लॉस होगा। ठीक है, उतना प्रोडक्शन नहीं मिलेगा जितना कि अगर आप उसमें इरिगेशन सिंचाई देते तो मिलता। तो ऐसी कौन सी स्टेज है, एक तो है फ्लोवरिंग, यानी कि जब पुष्पन अवस्था, जब पुष्प जो है वो निकल रही हैं, जो फ्लोवर जो है वो निकल रही हैं। और सेकंड कौन सी है, पॉड फॉर्मेशन, यानी कि जो दाने हैं, जो पॉड हैं जो बन रही हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं इंटरक्रॉपिंग की, यानी कि अंतरा कृषि की। तो जो इंटरक्रॉपिंग है उसमें क्या है, 23 से यानी कि 30 दिन के बाद, ठीक है, जब भी हमने फसल को लगा दिया उसके 25 से 30 दिन बाद हम क्या करेंगे कि फसल के बीच में देखेंगे कि कोई वीड तो नहीं है, यानी कि कोई खरपतवार तो नहीं है, कोई ऐसा प्लांट नहीं है जो हमने ग्रो नहीं किया था, खुद से ग्रो हो गया। यानी कि काउपी की जो हमने क्रॉप लगाई है उसमें ओनली काउपी के प्लांट ही होने चाहिए, ऐसा नहीं है कहीं मस्टर्ड का उगा हुआ है या फिर कहीं कोई चौलाई वगैरह कोई भी और वीड प्लांट जो है, खरपतवार है वो लगे हुए हैं, वो उग रहे हैं खुद से, तो उन्हें क्या करेंगे हम हाथ से या हैंड होइंग से क्या करेंगे, उखाड़ देंगे और फील्ड से बाहर फेंक देंगे। ठीक है, ऐसे इन्हें बोलती हैं हम इंटरक्रॉपिंग। ठीक है, सॉरी इंटरकल्चर। तो इसके बाद में हम बात करते हैं कटाई एवं मढ़ाई की। तो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग कैसे करते हैं, तो हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग में क्या रहता है कि 70 से 100 दिन में मैच्योर हो जाती है। और वैसे तो देखो अलग अलग वैरायटीज़, आजकल बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ हैं, तो उन वैरायटीज़ के चलते आजकल हम ये देखते हैं कि उनका है ना मैच्योरिटी टाइम अलग अलग होता है। कोई कहता है कि ये कम टाइम में मैच्योर हो जाएगी, 60 डेज़ की है, कोई लॉन्ग टाइम लेती है, 80 से लेके कई बार 80 से 120 डेज तक ले लेते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डेज रहते हैं मैच्योरिटी के। फिर हम बात करेंगे 70 से 80% पोड मैच्योर होने में हंसिया से कटाई करेंगे, यानी जो द्रांति होती है उससे हम क्या करेंगे, सिकल से क्या करेंगे, हम इसकी कटाई करेंगे। जब 70 से 80% जो पोड हैं, हमारी जो फलियां हैं वो क्या हो जाएंगी, येलो हो जाएंगी, यानी कि पीली पड़नी शुरू हो जाएंगी, ये देखो सूखना शुरू हो जाएंगी, तब हम क्या करेंगे, कटाई कर लेंगे। और 8 से 10 दिन तक इन्हें जब हम बंडल बना के फील्ड के अंदर ही छोड़ देंगे, ठीक है, जिससे कि ये अगर थोड़ी बहुत मॉइस्चर होगी तो भी सूख जाएगी। ठीक है, और उसके बाद में हम इसे निकाल लेंगे। फिर हम उपज की बात करें कि हमें ईल्ड कितनी मिलती है, तो खरीफ क्रॉप में ईल्ड कितनी मिलती है, 8 से 10 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें मिलती है। और फोडर या फिर चारे में कितना मिलता है, में फोडर या हरा चारा 100 से 150 क्विंटल पर हेक्टेयर। ठीक है, ये रहता है हमारा काउपी के अंदर जितना भी सब प्रोसीजर है। तो इसकी दो टॉपिक हैं जो मैंने छोड़े हैं हर एक क्रॉप के अंदर, वो कौन सी हैं, इंसेक्ट और पेस्ट मैनेजमेंट। वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी, बिकॉज सभी पल्सेस के एक साथ करवा दूंगी, सभी सीरियल्स के। अभी मैंने टेबल बना ली है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको वीडियोस दे दूंगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड करें, शेयर करें।